हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। दोस्तों, हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 फोकस टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और टेस्ट नंबर 8 में पहुंच चुके हैं। ये जो टेस्ट है ये एक्सक्लूसिव सिविल जॉब्स के जो टेस्ट सीरीज है उससे लिए जा रहे हैं। तो ये जो डिस्कशन होगा आज के वीडियो में ये हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर। देखते हैं 70-80 सवाल जो कर पाते हैं। शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो एल नीनो को लेकर है। एल नीनो और एल नीनो मोडगी को लेकर है। काफी ज्यादा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर पता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें तुक्का मारना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है, रिसेंटली देयर इज अ काइंड ऑफ न्यू एल नीनो was seen. एल नीनो मोडगी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो एल नीनो मोडगी को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इसमें सही स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला ये कह रहा है कि जब नॉर्मल एल नीनो फॉर्म होता है वो कहाँ फॉर्म होता है? प्रशांत महासागर में। और जो एल नीनो मोडगी होता है वो बनता है पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जस्ट उल्टा कर दिया गया है। एल निनो बनता है पूर्वी प्रशांत महासागर में, और एल निनो जब होता है तो भारत में, और या जो भी पूर्वी, जैसे भारत का पूर्वी हिस्सा है, या ये अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, या दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पे सूखा पड़ता है, ड्रॉट आता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जब नॉर्मल एल निनो बनता है तो वो अटलांटिक महासागर में बहुत सारे ब्रेकआउट्स बनाता है। मतलब वहाँ पे जो पानी के बहुत सारे जिसे कहते हैं ब्लॉक्स बनाता है। जबकि एल नीनो मोडकी जो होता है ये क्रैक्स बहुत ज्यादा बनाता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एल नीनो मोडकी जब आता है तो जो आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर है, वहाँ पे क्रैक्स बहुत ज्यादा बनाता है। मतलब उनकी जो नीचे की प्लेट्स है वो उनके बीच में वो दरारें बनाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। एल नीनो भारत के लिए ठीक नहीं होता है, और इसी का एक उल्टा होता है ला नीना। तो ला नीना भारत के लिए ठीक होता है। ला नीना जब भी आता है तो भारत में बारिश ज्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि अगर आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का या मलक्का जल डमरू मध्य पार करना है तो आपको किस शहर के बगल से आप गुजरेंगे उसको पार करते समय? तो ये बहुत आसान है, सिंगापुर से गुजरेंगे। ऊपर मलेशिया है, नीचे सिंगापुर में, और बीच में आप ये जो आपका मलक्का स्ट्रेट है, और इधर हमारा अंडमान निकोबार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर द लेफ्टवर्ड डेविएशन ऑफ द विंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर? तो जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे जो हवाएं हैं या जो विंड्स हैं वो लेफ्ट की ओर क्यों जाती हैं, यानी बाएं की ओर क्यों घूमती हैं, बाएं की ओर क्यों बहती है? वो इसलिए बहती है कि हमारी धरती जो है वो अपनी धुरी पे रोटेट कर रही है, इसलिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में ये दाएं ओर घूमती है, राइट डेविएशन होता है पवनों का, विंड्स का। और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट? यानी ऐसा इन चारों में से जैसे कि खगोली ऑब्जेक्ट कौन नहीं है, खगोली पिंड कौन नहीं है? तो ब्रिटल स्टार नहीं, क्योंकि एक मछली का नाम है, ये एक फिश है। बाकी पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर, ये सब खगोली एक तरह से ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। प्राइम मेरिडियन, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, जिससे दुनिया का जो समय है वो निर्धारण होता है, वो कहाँ कहाँ से पास होती है? तो इसको तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। प्राइम मेरिडियन जो होती है 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है देशांतर, वो है। तो ये पास होती है अगर हम बात करें तो अल्जीरिया से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अंगोला से, माली से, टोंगा से। तो ठीक है, यहाँ से घाना से, यहाँ से पास होती है। तो इसका सही जवाब है 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। जो पुराना 33 सागर था उसकी जगह पे आज क्या है? 33 सागर जहाँ पे था आज वहां पे है क्या? हिमालय। वहां पे क्या है? एक फोल्ड माउंटेन है जिसको हिमालयस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ एनी ज्योग्राफिकल एरिया, यानी किसी एक क्षेत्र की 3 प्रॉपर्टीज दी हैं और हमें बताना है वो क्षेत्र कौन सा है। तो पहला बोल रहा है कि वहाँ पे हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है। दूसरा, वहाँ पे वहाँ की जो सर्दियाँ होती हैं वो काफी अच्छी होती है, सुखद होती हैं। और तीसरा बोल रहा है वहाँ पे
सदाबहार ओक, ओक जो होता है, ओक के पेड़ मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सॉरी, ये आपको मिलेगा मेडिटेरियन रीजन में, जो भूमध्य सागर का रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे, यहाँ की जो गर्मियाँ होती है वो भी 20 डिग्री के आसपास की होती हैं। और भूमध्य सागर जो एरिया है ये खट्टे फलों के लिए काफी फेमस है। साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल, उसके लिए काफी फेमस है भूमध्य सागर का एरिया। तो ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे। तो जो इनकी सर्दियाँ होती है लगभग 20 डिग्री तापमान तक होती है मैक्सिमम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ शहर का नाम लिखा है, दूसरी तरफ देश का नाम लिखा है, मैच करना है। चलिए, कांस जो है वो काफी फेमस है, कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा था अभी कुछ दिन पहले। दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड में है, तो ये गलत हो गया है। और यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी एक हफ्ते पहले। रोलन गारो जो है, रोलन गारो जो है ये कहाँ पे है, फ्रांस में, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या है, सिर्फ ओनली वन। तो जो भी प्लेसेस इन न्यूज रहते हैं उनको ध्यान रखिएगा दुनिया में ये कहाँ पे है, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन में ये सब पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैच का फॉलोइंग है, एक तरफ वॉल्केनो का नाम है ज्वालामुखी, दूसरी तरफ कहाँ पे है वो, किस देश में उसका। चलिए मिलान करने की कोशिश करते हैं। सबन काया जो है ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली का है, सॉरी। कोलीमा जो है मेक्सिको का है। और माउंट मेरापी जो है वो पेरू का है। माउंट मेरापी जो है वो, नहीं, कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे। चलिए फिर से देखते हैं। सबन काया पेरू का है, माउंट एटना इटली का है, कोलीमा मेक्सिको का है, और माउंट मेरापी जो काफी फेमस रहा अभी शायद 2-3 महीने पहले फटा था, इंडोनेशिया का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे पूछा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो चिड़ियों का कॉन्टिनेंट, चिड़ियों का कॉन्टिनेंट कहते हैं किसको, यूरोप को। आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये ठीक है। पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट कहते हैं अंटार्कटिका को। ये है यूरोप। चिड़ियों का कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका ही है, ये ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया। और ब्लैक कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ये भी ठीक है। यानी हमारा सही जवाब क्या हुआ, ये वाला, क्योंकि ये गलत सुमेलित था। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे पूछा है कि जो मकर रेखा है वो कहाँ कहाँ से पास होती है, किन किन देशों से पास होती है हमारे ऑप्शन के हिसाब से। तो मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया से पास होती है, नामीबिया से पास होती है, ब्राजील से पास होती है, और जो आपका चिले है उससे पास होती है। भारत से पास नहीं होती, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पास होती है। ठीक है, और ये ऐसी कोई रेखा नहीं है, सब इमेजिनरी लाइन है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। मलेशिया अपनी एक नई राजधानी बना रहा है, उसका नाम क्या है, इसका नाम है पुत्रजाया। वैसे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, लेकिन ये अपनी एक और राजधानी बना रहा है, पुत्रजाया। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ रेगिस्तान के नाम है, दूसरी तरफ किस देश में है वो। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेट कैनियन यूएसए में है, ठीक है। लेक विनीपेग, ये तो एक बहुत साफ पानी की झील है, बहुत बड़ी झील है कनाडा की। और सदर्न आल्प्स ये है कहाँ, न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत आपको यूरोप में मिलेगा, लेकिन सदर्न आल्प्स मिलेगा न्यूजीलैंड में, यानी इसका बी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे अर्थ का जो एरिया है यानी एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसको हमने कई हिस्सों में बांट रखा है। तो सबसे निचला हिस्सा क्या कहलाता है, तो सबसे निचला हिस्सा हिस्सा कहलाता है ट्रोपोस्फियर। अब इसका हिंदी है शायद क्षोभ मंडल। ठीक है, जैसे देखें, ट्रोपोस्फियर है 0 से 18 किलोमीटर, है ना। उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, 18 से 50 हो जाता है। उसके ऊपर मेसोस्फियर आता है, ये 50 से किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे आता है।
उसके ऊपर आयनोस्फीयर, आयन मंडल आ जाता है, वो लगभग 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहता है। उसके बाद आता है बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर, ये 400 से अबव हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक एक्सप्लोडिंग स्टार है। जब कोई जो तारा होता है वो खत्म होने लगता है तो वो बहुत तेजी से रोशनी निकालता है, फिर अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाता है, तो इसे कहते हैं सुपरनोवा। क्वेश्चन नंबर 16, दो महासागरों को जोड़ने वाली जो पानी की पतली धारा होती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जल डमरू मध्य या स्ट्रेट। ठीक है। और दो जमीन के टुकड़ों को दो पानी के टुकड़ों को जोड़ने वाला जो जमीन का हिस्सा है, जो लैंड एरिया है, जो दो पानी के टुकड़ों को जोड़ता है, उसे कहते हैं इस्थमस। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हुआ? बी। बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। केप कार्निवल, जहां से यूएसए अ, अपनी स्पेसशिप जो है उसको लॉन्च करता है, अंतरिक्ष यानों को लॉन्च करता है, ये कहाँ पे है? तो केप कार्निवल कहाँ पे है? फ्लोरिडा कोस्ट जो है यूएसए का। जैसे हम यूएसए को देखें तो ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे जो फ्लोरिडा का कोस्ट है, ये ऊपर न कनाडा है, ने बीच में यूएसए, फिर मैक्सिको आ जाता है, तो यहाँ पे फ्लोरिडा कोस्ट। और जो भी दुनिया भर में जहाँ भी जहाँ से हम स्पेस वो जो मतलब अंतरिक्ष यान लॉन्च करते हैं या रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो आपको भूमध्य सागर के करीब ही मिलेगा। जैसे भारत का जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो श्रीहरिकोटा में मिलेगा, जो कि भूमध्य सागर के करीब आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। वो कौन सा शहर है जो सबसे करीब है भूमध्य सागर के? इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा कुछ। श्रीलंका, सिंगापुर सबसे करीब है, क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के पास है, मलक्का स्ट्रेट से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फिर हम भूमध्य सागर के पास पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। आंतरिक वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी इंटरनल जो जल परिवहन है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? ये है राइन नदी। और ये जर्मनी, ये मतलब यूरोप में ही बहती है, और जर्मनी में काफी बड़ा हिस्सा इसका बहता है। ठीक है। जर्मनी का एक शहर है कोलोन, वो शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसको कोल रिवर भी कहते हैं, कोल रिवर, क्योंकि ये नदी जहां जहां से गुजरती है, मतलब उस अधिकतर शहरों में कोयला मिला है, और इस नदी पे सबसे ज्यादा परिवहन भी कोयले का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। विच रॉक्स शेल्स आर मेड अप ऑफ शेल्स आर्मर एंड स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, यानी वो कौन सी पत्थर है जो जानवरों के जो स्केलेटन्स है उससे मिलके बनी हुई है, या उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो ये आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उसी में आपको अवशेष मिलेंगे। और सेडिमेंट्री रॉक्स का एक अच्छा एग्जांपल क्या है? चूना पत्थर या लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिन रेखा, जो समय रेखा है, दिन रेखा है, उसके करीब में आपको कौन सा जलडमरू मध्य मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा? तो बैरिंग स्ट्रेट मिलेगा। और बैरिंग स्ट्रेट जो है उसके एक तरफ आएगा यूएसए आता है, और एक तरफ यूरोप आ जाता है। ठीक है। ये बैरिंग स्ट्रेट आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। और इंटरनेशनल जो डेट लाइन होती है उसे हम कहते हैं 180 डिग्री अक्षांश, यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं उसका, हिंदी देख लेना भाई, अक्षांश देशांतर में लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दी है और सही स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो एल्बिडो होता है मनुष्य की बॉडी में, उसमें जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उससे हम उसकी ब्राइटनेस जान सकते हैं। और दूसरा ये कह रहा है कि जो मरकरी का एल्बिडो होता है वो धरती के एल्बिडो से ज्यादा होता है। देखिए एल्बिडो क्या होता है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे सूरज की रोशनी पड़ी, अब अगर सफेद जगह पे पड़ी या बर्फ में पड़ रही है, सफेद पेंट में पड़ रही है, तो पूरी रोशनी वो वापस फेंक देगा। इसलिए लोग अपने घरों में बाहर की साइड सफेद रंग करवाते हैं कि गर्मी में ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि वो पूरी तरह रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो हम इसी रिफ्लेक्शन को कहते हैं एल्बिडो। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि अ, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही लाइट, उससे पता चलता है कि ब्राइटनेस कितनी है। दूसरा ये कह रहे हैं कि मरकरी का जो एल्बिडो है, मतलब मरकरी धरती की तुलना में ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट। क्वेश्चन नंबर 23।
जो माल्टा देश है वहां पे कौन सा आपको सागर मिलेगा? माल्टा एक बहुत छोटा सा देश है और कहाँ, भूमध्य सागर के पास ये देश है। ठीक है। और बालिटा उसकी राजधानी। और आप सोचेंगे सर इतने छोटे देश को हम कैसे याद करें? ये न्यूज में रहा है इसलिए हम इसको देख रहे हैं। जो भी छोटे बड़े देश न्यूज में रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके क्वेश्चन बनने के काबिल हो जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 24, बिग बैंग जो इवेंट है वो कितने साल पहले हुआ था? तो बिग बैंग जो थ्योरी है ये जॉर्ज लेमेत्रे नाम के व्यक्ति थे। जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और ये बेल्जियम के थे। और इन्होंने बताया था कि लगभग 13.7 मिलियन 137 मिलियन ईयर अगो या 13.7 बिलियन ईयर अगो एक एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा। वो आज भी हो रहा है और हमारी जो ब्रह्मांड है वो फैलता जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। सबसे कम समय के लिए कौन सा जो इरा था वो रहा है? कल्प मतलब इरा होता है। तो सबसे अ, कम समय के लिए जो होता है वो इरा होता है। ये हिंदी में युग कहते हैं, इंग्लिश में इरा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ थाउजेंड ऑफ एक्सलेस इज फाउंड इन, ये उसका नाम दिया गया है। तो इसको अलास्का को कहते हैं कि वैली ऑफ थाउजेंड एक्सलेस। ठीक है, ये अलास्का है। ये यूएसए का पार्ट हुआ करता था, सॉरी रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन रशिया ने इसको यूएसए को बेच दिया था। तो आज ये अलास्का जो है ये यूएसए का पार्ट है, लेकिन यूएसए से इसकी कोई सीधी बॉर्डर नहीं लगती, बॉर्डर लगती सिर्फ कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। वो कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है ऑप्शन के हिसाब से? तो सबसे लंबी नदी जो है ऑप्शन के हिसाब से वह ओब नदी, लगभग 5,500 किलोमीटर की है और ये मंगोलिया में बहती है। ठीक है, मंगोलिया से शुरू होती है और गल्फ ऑफ जो ओब है, ओब की खाड़ी वहां पे जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर 28, देलबर्गिया ये किस प्लांट स्पीसीज से संबंधित है? देलबर्गिया, देलबर्गिया संबंधित है, एक पेड़ होता है रोजवुड, जो कि आपको भूमध्य ये जो इक्वेटर के पास जो है रोजवुड महोगनी, यहाँ पे ये पेड़ ज्यादा होते हैं। तो उसकी ये क्या है, स्पीसीज है। और ये जो पेड़ होता है ये सुगंधित पेड़ होता है, एरोमेटिक वुड होता है। और इसकी जो सुगंध है वो गुलाब जैसी होती है, इसलिए इस लकड़ी को रोजवुड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, धरती के कोर से कौन सी वेव्स निकलती है? जब भूकंप आता है तो धरती के कोर से कौन सी वेव्स निकलती है? तो ये निकलती है पी वेव्स। और पी वेव से ही हम जान सकते हैं कि जो ये भूकंप आया है उसका केंद्र कहाँ है, उसका ओरिजिन कहाँ है। ठीक, और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और ये जो ध्वनि की साउंड वेव्स होती है, ध्वनि की तरंग, उसके जैसे ये चलती है। क्वेश्चन नंबर 30, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हम किस तरह हमें कौन सीधे तौर पे जानकारी दे सकता है? यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में सबसे सही जानकारी, सीधे तरीके की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हमें प्राप्त होती है वॉल्केनो से, ज्वालामुखी से प्राप्त होती है हमें। क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो जमीन के अंदर का जो लावा है वो बाहर आता है, तो हमें पता चलता है कि हमारी धरती के अंदर क्या क्या चीज है। यानी जो जियोलॉजी है वो कैसी है, कैसी बनी है और किस चीज से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। कोपाकोना जो ब्रिज है वो कहाँ पे मिलेगा आपको देखने को? तो कोपाकोना जो ब्रिज है ये ब्राजील का काफी फेमस ब्रिज है। और ये ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति लगी है। और पहाड़ के ऊपर काफी ऊंचा ये एक तरह का स्टैचू है क्राइस्ट रिडीमर का, वो है रियो डी जेनेरियो में कोपाको कबाना या कोपाकुआना ब्रिज इसको कहते हैं। तो काफी फेमस है, दुनिया भर में फेमस है, कार्निवल फेस्टिवल होता है यहाँ पे इसके पास में। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। ये मैच द मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और हमें सही जो स्टेटमेंट है वो देखना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो पैसिफिक ओशन होता है यहाँ पे जो वार्षिक टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है तुलना में अटलांटिक महासागर से। दूसरा ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का जो वार्षिक टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है दक्षिणी गोलार्ध से। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है।
देखिए जहाँ पे ज़्यादा जमीन होगी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़्यादा आबादी होगी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेरिएशन ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स के साथ किसने लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो ये जो व्यक्ति है इनका नाम है फ्रेडरिक एंजल्स, और कार्ल मार्क्स के ये साथी रहे हैं, और 1848 में ये किताब लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेविल गोल्फ कोर्स कहाँ पे लोकेटेड है? एक जगह है डेविल गोल्फ कोर्स, इसको डेथ वैली भी कहते हैं, और ये आपको मिलेगी कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, डेथ वैली या डेड वैली भी कहते हैं। देखिए एक डेड सी है, मृत सागर, वो तो इजराइल में मिलेगा, लेकिन जो मृत घाटी है वो आपको यूएसए में मिलेगी, और इसको डेविल्स गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। अमेरिका में एक रेगिस्तान है मोजाबे नाम से, वहां पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रंटल रेनफॉल क्या है? फ्रंटल रेनफॉल क्या है? तो एक तरह की जब साइक्लोन आता है, जब तूफान आता है, तो उस समय जो बारिश होती है उसे फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं, साइक्लोनिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 36, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, यानी वर्तमान जो है वो भूतकाल की कुंजी है। ये किस स्कॉलर का स्टेटमेंट है, किसने कहा है ये? तो ये जेम्स हट्टन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 37, मार्स का डायमीटर धरती के डायमीटर से कितना कम है? सॉरी, ये कहा गया है, एक स्टेटमेंट है कि मार्स का जो डायमीटर है वो धरती के डायमीटर से कम है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है कि आप इसके बारे में बता नहीं सकते हैं? तो इसमें अगर हम बात करें तो ये सही है। मार्स का जो डायमीटर है वो धरती के डायमीटर से कम है। हमारा जो डायमीटर है यानी त्रिज्या का दुगना, ये लगभग 12,756 किलोमीटर का है, और उसका 6,800 किलोमीटर का लगभग की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। दियामंतीनिया जो ट्रेंच है, जिसको परीखा ट्रेंच भी कहते हैं, वो कहाँ देखने को मिलती है? तो ये आपको मिलेगी भारतीय हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। क्वेश्चन नंबर 39, वो किन दो धातुओं के लिए, मिनरल्स के लिए सूडान और सऊदी अरेबिया ने बनाया है ज्वाइंट रेड सी कमीशन? तो ये बनाया है कॉपर और सिल्वर के लिए। देखिए रेड सी जो है ये स्वेज कैनाल से भूमध्य सागर से मिलता है, और इधर आपको मिलेगा पूरा, जिसे हम कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला, और इधर आपको मिलेगा इराक, ईरान, ये सब मिल जाएंगे आपको। ये बीच में रेड सी है और यहाँ पे बीच में स्वेज कैनाल है। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। जो एयर मासेस का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस कहाँ से होता है? ये साइबेरिया का जो प्लेन्स है वहां से इनका फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए ज्योग्राफी है तो रट सकते नहीं है, अगर समझा है तो समझ में आएगा सवाल, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, मतलब भारत और चाइना के अलावा म्यांमार और किन देशों से अपनी जो बॉर्डर है वो साझा करता है? तो ये थाईलैंड से करता है, बांग्लादेश से करता है, लाओस से करता है, तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये बोल रहा है कि इक्वेटर कहाँ से पास होता है, यानी जो भूमध्य रेखा है वो किन किन देशों से पास होती है? ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है। तो ब्राजील से पास हो रही, इंडोनेशिया से पास हो रही, सूडान से पास हो रही, भारत से पास नहीं हो रही है। भारत से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा ही पास होती है। क्वेश्चन नंबर 43, लगभग किस वेलोसिटी से धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, यानी उसकी हमें गति बताना है? तो ये हो जाएगा
लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और पूरा चक्कर लगाने में 1 साल लग जाता है, और 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की रफ्तार से धरती घूम रही, हमें आपको पता नहीं चल रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो पवने हैं उनका निम्न दाब पर किस दिशा में वो घूमती हैं? निम्न दाब पर उत्तरी गोलार्ध में पवने किस दिशा में घूमेंगी या घूमती हैं? तो वो घूमती हैं घड़ी की उल्टी दिशा में। देखिए उत्तरी गोलार्ध में ऐसे पवन घूमती है, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे पवन घूमती है। क्वेश्चन नंबर 45, ड्यू पॉइंट क्या है? तापमान में जो ड्यू पॉइंट आता है वो क्या है? तो ड्यू पॉइंट वो होता है जब जो वाटर वेपर्स हैं, यानी जो वाष्प है, वो फिर से पानी बनने लग जाता है, उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं। ड्यू मतलब ही होता है वाष्प, ठीक है। और सॉरी, ड्यू मतलब होता है वो बूंदे, जैसे ओस की जो बूंदे होते हैं उसे हम ड्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। किस प्रकार के जो बादल हैं वो सबसे ज्यादा ऊंचाई में देखने को मिलते हैं? तो वो मिलते हैं जो सरकस सरस 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 नहीं कहते इनको, कहते हैं सरस, सिरकस सिरकस कहते हैं, ये स्पेलिंग गलत है। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं सबसे ज्यादा ऊंचाई में हमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। किन दो देशों के बीच में लेकर जो पुराना मैसेडोनिया है उसको लेकर विवाद है कि मैसेडोनिया किन दो देशों में है? एक देश बोलता है मेरे यहाँ, एक देश बोलता है मेरे यहाँ, तो ये विवाद चल रहा है बुल्गारिया और ग्रीस के बीच में। तो मैसेडोनिया जो है वो किसकी जन्मभूमि है? अलेक्जेंडर महान की। सिकंदर, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, सिकंदर महान था, उसकी जन्मभूमि है मैसेडोनिया। क्वेश्चन नंबर 48, स्टेटमेंट और सही स्टेटमेंट देखना है। पहला ये कह रहा है कि जो हमारी एक्चुअल माइल होती है, मील, एक मील जो होता है वो समंदर में जो मील होता है नॉटिकल माइल, उससे कम होता है। दूसरा ये कह रहा है हरमट्टन जो होती है ये एक ऐसी पवन है जो कि पूर्वी अफ्रीका की जो कोस्ट है वहां बहती है। और तीसरा ये कह रहा है ग्रीस और अल्बानिया जो है इबेरियन पेनिनसुला के पार्ट है। तो अब इसमें चलते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। फिजिकल माइल जो है ठीक है, हमारा जो एक्चुअल फिजिकल माइल होता है वो 1.6 किलोमीटर का एक मील होता है, ठीक है। और यहाँ पे 1.85 किलोमीटर का होता है। तो ये नॉटिकल माइल हम पानी में जब चलते हैं तो उसमें नॉटिकल माइल से नापते हैं, तो ये तो ठीक है। और हरमट्टन की अगर बात करेंगे तो हरमट्टन जो है वो पश्चिम अफ्रीका में बहती है। एक ड्राई हवा है हरमट्टन, और वो पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, ना कि पूर्वी अफ्रीका कोस्ट में। तो ये गलत हो गया। और इबेरियन पेनिनसुला की अगर हम बात करेंगे तो स्पेन है, पुर्तगाल है, एंडोरा है, ये सब इबेरियन में आते हैं, ना कि ग्रीस अल्बानिया। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 49, समर सॉलिस्टिस कब होता है? तो समर सॉलिस्टिस जब होता है ये दो, ये होता है 21 जून को, ठीक है। और जब सूर्य, एक तरह से हम कहते हैं कि उत्तरायण होता है, ठीक। तो एक होता है सूर्य उत्तरायण, एक होता है सूर्य दक्षिणायण, उन्हीं को हम समर और विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है, महासागरीय जो गर्त होता है, उसकी जो गहराई है लगभग कितनी मानी जाती है? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर हम बात करें तो 200 मीटर की गहराई में हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महासागरीय जो गर्त है, वो देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताया गया है, जो काफी ज्यादा रहस्यमय है। बरमूडा ट्रायंगल, उसके बारे में है कि कहाँ तक, किन किन इलाके तक वो फैलता है, उसका एरिया है। तो साउथ फ्लोरिडा जो है, प्यूर्टो रिको, बरमूडा, बरमूडा देश के नाम से बरमूडा ट्रायंगल का नाम है। तो ये ठीक है, ये तीनों जगह पे है, ठीक है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्यों होते हैं। खैर, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था स्पेन का, जिसने अमेरिका भी खोजा था, उसने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। टोटल हम 60 सवाल अटेम्प्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा, उससे कारण किन किन देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है? तो जो
कनाडा और नॉर्वे है, इनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है अम्लीय वर्षा के लिए। सन सिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? सन सिटी मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा सूरज हो या फिर ज्यादा वहाँ पे रोशनी आ रही है, तो ये हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है सन सिटी। और यहाँ पे काफी सारा लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, कैसीनो हैं और समंदर है, तो और सूरज की रोशनी है, तो बड़ा बहुत अच्छा ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। वाटर साइकिल जो है, वाटर साइकिल उसका पार्ट क्या नहीं है? भाई वाटर साइकिल में भाई पानी भाप बनेगा, फिर वो ठंडा होगा, फिर वो वापस बारिश के रूप में आएगा, तो इस प्रोसेस में क्या पार्ट नहीं है वाटर साइकिल का? तो हाइड्रेशन जो होता है ये पार्ट नहीं होता, क्योंकि हाइड्रेशन एक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ टर्म है। बाकी इवेपोरेशन जो होता है, जिसमें भाप बन के पानी ऊपर जाता है, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है कि जब पानी वहां पे रहता है रुक, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन मतलब होता है जब पानी वापस भारी होकर नीचे गिरता है, कंडेंस होने लग जाता है, भारी होता है, फिर ग्रेविटी उसको खींच लेती है। तो इसमें राइट ये है हमारा, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। अगर मिरर इमेज हम देखें तो कौन से दो कॉन्टिनेंट है जो एक दूसरे के पूरक लगते हैं? देखने में लगता है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो ये साउथ अमेरिका, अमेरिका और अफ्रीका ऐसे लगते हैं जैसे ये साउथ अमेरिका है और ये लगभग अफ्रीका है। ऐसा लगता है इन दोनों को मिक्स कर दो तो एक दूसरे में सांचे में फिट हो जाएंगे। ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 56। टाइडल एनर्जी हमें अगर चाहिए तो हमें सबसे ज्यादा वो कहाँ मिलेगी? हम कहाँ जाए टाइडल एनर्जी लेने के लिए? तो ये हमें सबसे ज्यादा मिलेगी गल्फ ऑफ फंडी में। और गल्फ ऑफ फंडी कहाँ पे? कनाडा में। ठीक है, जो लहर होती है उससे हम बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ देखने को मिलेगी? 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है ये इंडियन ओशन में देखने को मिलती है। रिज मतलब होता है पहाड़, लेकिन जो पानी के अंदर, सॉरी, रिज मतलब होता है एक ऐसी दरार, फॉल्ट या दरार जो पानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। एंग्लो अमेरिकन कल्चर कहाँ देखने को नहीं मिलता है? एंग्लो अमेरिकन कल्चर जो है ये कहाँ मैक्सिको और क्यूबा में देखने को नहीं मिलेगा, बाकी कनाडा यूएसए में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। ऑक्सीजन लोहे के साथ क्रिया करके किस तरह की चट्टान में रहती है या बनाती है? किस तरह चट्टान बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चट्टानों में अगर लोहा है और उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया तो वो बनाएगा आयरन ऑक्साइड। और लास्ट सवाल पे चलते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, 60 ही सवाल डिस्कस करेंगे। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा गया है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो कहा गया है वो कहा गया सैन फ्रांसिस्को को। यूएसए का एक काफी फेमस शहर है और यहाँ पे जो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है वो भी काफी ज्यादा मशहूर है। तो एक गोल्डन गेट ब्रिज है वहाँ पे, इसलिए इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो प्रीलिम्स आ रहा है अभी 19 जून को, उसके लिए आप अपना स्तर भी देख सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। क्वेश्चन का लेवल जो है वो मोर देन एवरेज है और अब हम उम्मीद करते हैं पीएससी का भी लेवल लगभग ऐसा ही रहेगा। तो देखिए आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। किसी भी तरह के नोट्स चाहिए आपको पीएससी से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश मीडियम प्री मेंस तो अवेलेबल है सिविल जॉब्स में। यूपीएससी की सेपरेट बैचेस इंग्लिश मीडियम में चल रही है सिविल जॉब्स में। तो फॉर फर्दर इंक्वायरी प्लीज कॉन्टेक्ट टू सिविल जॉब ऑफिस। थैंक यू एवरीवन।